हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल व आधुनिक काल के प्रश्नों को देख करके हिंदी गद्य साहित्य के भी सभी प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं और इस समय हम एकांकी व नाटक संबंधी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनका अभ्यास कर रहे हैं। तो हम बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनका अभ्यास कर चुके हैं, अर्थात हमारी तैयारी बहुत कुछ हो चुकी है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अभ्यास के दौरान जो भी चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं उन्हें याद कराया जाए और जो भी चीजें समझाने योग्य हैं उन्हें विस्तार से समझाकर प्रश्न को हल कराया जाए, जिससे वे चीजें आसानी से आपको समझ आ सके। तो प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां आपको इसका पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आप लोग पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे तो आगे के जो प्रश्न हैं उन्हें समझने में और याद करने में आपको बहुत आसानी रहेगी। और वैसे भी जब हम एक क्रम से अभ्यास करते हैं तो चीजें मस्तिष्क में जल्दी बैठती हैं, जल्दी समझ आता है हमें कोई भी विषय हो, क्योंकि क्रम से किया गया अध्ययन ज्यादा स्थायी होता है, क्योंकि वो चीजें हमें आसानी से समझ में आती हैं। तो अभी हम अगला प्रश्न देखेंगे। जहां तक हम प्रश्नों को देख चुके थे उसके आगे शुरुआत करेंगे। अगला प्रश्न है कि बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक कौन है? राधाचरण गोस्वामी, खड्ग बहादुर मल्ल, राधा कृष्ण दास या प्रताप नारायण मिश्र? तो विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, राधाचरण गोस्वामी। बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक राधाचरण गोस्वामी जी हैं। इसमें हिंदू और मुसलमान किसान एक साथ जमींदार के प्रति सम्मिलित विद्रोह करते हैं और अपनी समस्याओं का निराकरण करते हैं। राधाचरण गोस्वामी जी का एक अन्य नाटक है तन मन धन गुसाई जी को अर्पण, और प्रताप नारायण मिश्र जी का है कलि कौतुक रूपक, ये इनका प्रमुख नाटक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भीष्म साहनी के नाटकों की कौन सी विशेषताएं हैं? भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण, भारतीय संस्कृति की पुनरुत्थानवादी अभिव्यक्ति, मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामयिक संगति, और सांप्रदायिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता की अभिव्यक्ति। तो इसमें ए और सी बिल्कुल सही होगा। भीष्म साहनी जी को आप सभी ने पढ़ा होगा, इनकी एक कहानी है चीफ की दावत, ये पाठ्यक्रम में लगी रहती है और बहुत अच्छी कहानी है। और भीष्म साहनी जी की और भी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और ये एक महत्वपूर्ण लेखकों में आते हैं। तो निश्चित रूप से आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब हम किसी लेखक को पढ़ते हैं तो उसके लेखन में क्या विशेषताएं हैं वे हमें आसानी से समझ में आती हैं। तो इनके लेखन में अगर हम देखें, इनके नाटकों की जो विशेषताएं रही हैं, तो पहला तो भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण किया है इन्होंने, और मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार और तानाशाही की सामयिक संगति। तो विकल्प बी सही होगा, क्योंकि ए और सी सही है। भीष्म साहनी जी के जो नाटक हैं वे हैं हानूश, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला व आलमगीर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? श्वेत कमल, सूरदास, युगे युगे क्रांति या वंदनी? तो सूरदास विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। मुंशी प्रेमचंद जी का एक उपन्यास है रंगभूमि, उसका प्रमुख पात्र है सूरदास। उसी पात्र को लेकर के वीरेंद्र नारायण जी ने एक नाटक लिखा सूरदास। तो विकल्प सी सही होगा कि कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? तो सूरदास, क्योंकि ये रंगभूमि के पात्र पर लिखा गया है वीरेंद्र नारायण जी द्वारा। इसकी व्याख्या देखते हैं। वीरेंद्र नारायण द्वारा रचित जो नाटक है
ये सूरदास, ये प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि के पात्र सूरदास पर आधारित है। जो रंगभूमि का प्रमुख पात्र है सूरदास, उसको आधार बना करके लिखा गया है। जबकि अन्य सभी नाटक विष्णु प्रभाकर के हैं। विष्णु प्रभाकर के नाटकों का अनुक्रम है युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग, वंदनी, अब और नहीं, सत्ता के आर पार व श्वेत कमल। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग के नाटककार कौन है? लाला श्रीनिवास दास, प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी या वृंदावन लाल वर्मा? तो विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, लाला श्रीनिवास दास। भारतेंदु युग के नाटककारों में लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, राधा चरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, हरिकृष्ण प्रेमी हैं तथा जयशंकर प्रसाद, ये प्रसाद युग के नाटककार हैं। वृंदावन लाल वर्मा जी जो हैं ये द्विवेदी युग के नाटककार हैं। भारतेंदु युग के जो लेखक रहे और नाटककार रहे, इन्हें क्रम से हमने, जब हम भारतेंदु युग के प्रश्न पढ़ रहे थे तब हमने सारे लेखकों के नाम उनके जन्म वर्ष के अनुसार क्रम से याद किए थे और वो बहुत महत्वपूर्ण है। तब भी आपको बताया था कि इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसा कि अभी यहाँ पर भारतेंदु युग के नाटककार पूछा गया है। इसी तरह से हर युग के जो प्रमुख नाटककार हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए और उनका जो जन्म वर्ष है वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्रम से पूछ देता है कि इन्हें क्रम से लगाइए। विशेषतः नेट की परीक्षा में और असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें तो इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। पूछे सभी परीक्षाओं में जाते हैं, लेकिन कुछ विशेष आप देखेंगे कि इन परीक्षाओं में विशेष रूप से पूछे जाते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में कौन गीत नाट्य नहीं है? जयशंकर प्रसाद का करुणालय, मैथिली शरण गुप्त का अनग, धर्मवीर भारती का अंधा युग या सुमित्रानंदन पंत का ज्योत्सना? तो विकल्प डी सही होगा। सुमित्रानंदन पंत जी का जो ज्योत्सना है ये गीत नाट्य नहीं अपितु प्रतीकवादी नाटक है। सुमित्रानंदन पंत कृत पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो कहा जाता है। इसे भी हमने याद करा था इस तरह से कि ये पल्लव है और पल्लव पर घोषणा पत्र, पल्लव अर्थात पत्ते पर घोषणा पत्र लिखा गया। इस तरह से हमने इसे बहुत विस्तार से समझा था और याद किया था। इसीलिए कह रही हूँ कि अगर आपने अभी पिछली क्लास नहीं देखी है अभी तक, तो अगर आप देख लेंगे तो ये सब प्रश्न बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए, क्योंकि उसमें विस्तार से समझाया गया है और याद भी कराया गया है। जयशंकर प्रसाद का करुणालय गीत नाट्य है। इसकी रचना 1913 ईस्वी में हुई। मैथिली शरण गुप्त कृत अनग भी गीत नाट्य है। अंधा युग धर्मवीर भारती जी का गीत नाट्य है। अगला प्रश्न है तांबे के कीड़े नाटक लघु नामक जो लघु नाटक है उसके लेखक कौन है? तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं भुवनेश्वर प्रसाद। विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प है मोहन राकेश, राम कुमार वर्मा व लक्ष्मी नारायण मिश्र। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक भुवनेश्वर प्रसाद हैं। इनके अन्य लघु नाटक हैं आजादी की नींव, सिकंदर आदि। तांबे के कीड़े 1946 ईस्वी में लिखा गया। तांबे के कीड़े लघु नाटक में द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न संत्रास और भय को चित्रित किया गया है। मोहन राकेश का नाटक आषाढ़ का एक दिन है जो कालिदास के काल्पनिक जीवन वृत्त पर आधारित है। ये आपको इसके बारे में विस्तार से बताया था। आषाढ़ का एक दिन आपको दिखाया था। इसके जो प्रमुख पात्र हैं वे बताए थे। ये कालिदास जी के जीवन वृत्त पर लिखा गया बहुत सुंदर नाटक है। राम कुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य के एकांकी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। 1930 ईस्वी में रचित बादल की मृत्यु इनकी पहली एकांकी है। वहीं लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक मादा कैक्टस, अंधा युग व सूखा सरोवर आदि हैं। इसके अतिरिक्त भी उन्होंने बहुत से नाटक लिखे हैं। यहाँ पे मुख्य जो 3 हैं वही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कृति कौन सी है? तो बिल्कुल अभी हम चर्चा कर रहे थे आषाढ़ का एक दिन के बारे में कि आषाढ़ का एक दिन में कालिदास जी के जीवन को विस्तार से एक काल्पनिक आधार लेते हुए चित्रित किया गया है। तो विकल्प बी सही होगा, आषाढ़ का एक दिन। अन्य विकल्प है लहरों के राजहंस, आधे अधूरे या इनमें से कोई नहीं। लहरों के राजहंस और आधे अधूरे भी मोहन राकेश जी की ही नाट्य कृतियां हैं। लहरों के राजहंस का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1963 ईस्वी है और आधे अधूरे का 1969 ईस्वी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनके प्रकाशन वर्ष पूछे जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा।
महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कृति आषाढ़ का एक दिन है और आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी में महाकवि कालिदास के परिवेश, रचना प्रक्रिया, प्रेरणा स्रोत से संबद्ध कथा को प्रस्तुत करने वाला नाटक है। ये जो नाटक है इसकी शुरुआत ही होती है आषाढ़ के एक दिन में बारिश से, इसीलिए संभवतः इसका नाम आषाढ़ का एक दिन रखा गया और जब अंत होता है इसका तो भी वही आषाढ़ के एक दिन की बारिश दिखाई जाती है। बहुत सुंदर नाटक है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के जो पुरुष पात्र हैं वे कालिदास, विलोम, मातुल और दंतुल हैं। स्त्री पात्र में अंबिका, मल्लिका, प्रियंगु मंजरी, रंगड़ी व संगनी। जो प्रियंगु मंजरी है इसमें ये कालिदास जी की पत्नी है और मल्लिका कालिदास जी की प्रेमिका। आधुनिक काल के सशक्त नाटककारों में मोहन राकेश शीर्ष पर हैं। लहरों के राजहंस जो कि 1963 ईस्वी में आया, इसमें नंद और सुंदरी की कथा महात्मा बुद्ध के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत की गई है। वहीं आधे अधूरे जो कि 1969 ईस्वी में आया था नाटक, वो मध्यवर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत करने वाला एक सशक्त नाटक है। इसके प्रमुख पात्र हैं महेंद्रनाथ, जुनेजा, सिंघानिया, अशोक व जगमोहन। स्त्री पात्र में आते हैं सावित्री, बिन्नी व किन्नी। अगला प्रश्न है दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट या सेठ गोविंद दास। तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, उदय शंकर भट्ट। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार उदय शंकर भट्ट हैं। उदय शंकर भट्ट के जो अन्य एकांकी हैं वे हैं एक ही कब्र में, 10,000, नेता, 1935, वर निर्वाचन, सेठ लाभचंद, स्त्री का हृदय, बड़े आदमी की मृत्यु, नए मेहमान, पर्दे के पीछे, मुंशी अनोखे लाल, विष की पुड़िया व धूम शिखा। वहीं जगदीश चंद्र माथुर जी के एकांकी हैं मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, खिड़की राह, घोंसले, कबूतर खाना, ओ मेरे सपने और शारदी। उपेंद्रनाथ अश्क के एकांकी हैं लक्ष्मी का स्वागत, पापी, मोहब्बत, जोक, स्वर्ग की झलक, चरवाहे, देवताओं की छाया में, खिड़की, अंधी गली, पर्दा उठाओ, पर्दा गिराओ, कैसा साहब, कैसी आया। और सेठ गोविंद दास जी के जो नाटक हैं वे हैं स्पर्धा, मानव मन, मैत्री, वह मरा क्यों, हंगर स्ट्राइक, बुद्ध की एक शिष्या, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत व चतुष्पथ। ये सारे जो नाटक हैं ये पूरे नहीं हैं, मतलब इससे अधिक नाटक लिखे गए हैं, एकांकी लिखे गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर दिए हैं और ये सब आपको याद होने चाहिए। बहुत बार ऐसे पूछा जाता है, मान लीजिए कि हंगर स्ट्राइक के लेखक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए सेठ गोविंद दास। इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि स्ट्राइक अधिकतर किसके खिलाफ होती है? सेठ लोगों के खिलाफ होती है। तो इस तरह से आप इसको जोड़ करके याद रख सकते हैं कि स्ट्राइक हमेशा सेठ लोगों के खिलाफ होती है। तो हंगर स्ट्राइक जो रचना है वो सेठ गोविंद दास जी की है, अर्थात ऐसे लेखक जिनके नाम के आगे सेठ लगा हुआ है। इस तरह से आप स्ट्राइक से शब्द को जोड़ सकते हैं। ऐसे ही सारी रचनाओं में आप कुछ ना कुछ इस तरह से जोड़ करके याद रख सकते हैं। कोई भी अगर आपको, जैसे उपेंद्र नाथ अश्क जी की बहुत सारी रचनाएं हैं, तो उनमें अगर आप एक दो इस तरह से याद कर लेंगे, फिर बाकी की जो रचनाएं हैं उन्हें जोड़ करके बहुत आसानी से याद किया जा सकता है। अगर आप बार बार एक ही चीज को देखते हैं ना, तब भी वो याद हो जाती है। अगर आप निरंतर अभ्यास कर रहे हैं और जुड़े हुए हैं साथ में, तो जब एक ही चीज बार बार आती है, आप देखते हैं जितने बार भी व्याख्या भाग आता है उसे पूरा इसीलिए पढ़ती हूँ कि जितने बार आप उसे सुने उतना ही अच्छा है। 10 बार मैं बोलूंगी कि हंगर स्ट्राइक सेठ गोविंद दास का है, हंगर स्ट्राइक सेठ गोविंद दास का है, तो ये सुन सुनकर ही आपको याद हो जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब याद हो गया। सुनने से चीजें बहुत याद होती हैं, तो बहुत ध्यान से अभ्यास करिए। अगला प्रश्न जो है उसमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं। पंक्तियां हैं कि किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। कितनी प्रेरक पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों के सृजेता तथा कृति का नाम बताइए। तो इन पंक्तियों के सृजेता हैं धर्मवीर भारती जी और कृति है अंधायुग। फिर से एक बार पंक्तियां देखिए कि जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। तो मनुष्य के अंदर कुछ भी करने की क्षमता होती है
और वो नक्षत्रों की भी गति को परिवर्तित कर सकता है। ये अंधा युग कृति धर्मवीर भारती जी की, इससे ये पंक्तियां ली गई हैं और कहाँ पर हैं ये आपको दिखा देती हूँ। जब आप देखेंगे तो आपको याद भी रहेंगी। ये याचक द्वारा कही गई पंक्तियां हैं। बहुत बार इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस पात्र द्वारा कही गई हैं, तो ये याचक ने कही है, पता नहीं प्रभु है या नहीं, पता नहीं प्रभु है या नहीं, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। ये याचक द्वारा कही गई पंक्तियां हैं, बहुत ही सुंदर पंक्तियां अंधा युग की, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछी गई हैं ये, तो ध्यान रखिएगा। अंधा युग धर्मवीर भारती। उपर्युक्त पंक्ति के सृजेता धर्मवीर भारती तथा कृति का नाम है अंधा युग। प्रस्तुत पंक्तियां धर्मवीर भारती के अंधा युग गीत नाट्य से ली गई हैं। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक है। इस गीत नाट्य का प्रकाशन सन 1955 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत पूछा जाता है कि अंधा युग कब प्रकाशित हुआ था, तो सन 1955 ईस्वी को। अंधा युग का कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा था? तो विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, सत्य हरिश्चंद्र। अन्य है विद्या सुंदर, भारत दुर्दशा व सती प्रताप। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक सत्य हरिश्चंद्र था। हिंदी रंगमंच के विकास में भारतेंदु नाटक मंडली की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस मंडली ने लगभग 1.5 दर्जन नाटकों का मंचन किया, जिसमें सत्य हरिश्चंद्र प्रमुख है। भारतेंदु ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है कि भारतेंदु जी ने नेशनल थिएटर की स्थापना कहाँ की थी, तो ध्यान रखिएगा काशी में। काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संताप भारतेंदु के घर पर खेला गया था। भारतेंदु ने नाटक निबंध की रचना 1883 ईस्वी में की। भारत जननी हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा या गीत नाट्य है, ये 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और भारत दुर्दशा जो कि 1880 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, भारतेंदु जी का अति महत्वपूर्ण नाटक, हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। भारत दुर्दशा 1880, ध्यान रखिएगा। और अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष 1881 ईस्वी है। तो क्रम से याद रखिएगा, भारत दुर्दशा 1880 और उसके बाद अंधेर नगरी 1881। अगला प्रश्न है, नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रघुकुल रीत जगदीश चंद्र माथुर का बिल्कुल सही है। मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल, ये भी सही है। एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है, ये लक्ष्मी नारायण लाल जी की कृति है, इसलिए ये गलत है। चूंकि इसमें गलत पूछा गया है, इसलिए विकल्प सी सही होगा। गोपा का दान विनोद रस्तोगी जी की है। जगदीश चंद्र माथुर जी के जो नाटक हैं वे हैं कोणार्क, शारदिया, पहला राजा और रघुकुल रीति। वही लक्ष्मी नारायण लाल जी के हैं अंधा कुआं, मादा कैक्टस, मिस्टर अभिमन्यु, एक सत्य हरिश्चंद्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के हैं अशोक, सन्यासी, गरुण ध्वज व चक्रव्यूह। विनोद रस्तोगी जी के जो नाटक हैं गोपा का दान, फिसलन और पांव, आजादी के बाद और सराय के अंदर। विनोद रस्तोगी, सराय के अंदर नाटक किसका है? विनोद रस्तोगी जी का। इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि सराय के अंदर कौन थे, तो विनोद रस्तोगी जी। अगला प्रश्न है कि बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? कुछ तथ्य दिए गए हैं बकरी नाटक से संबंधित। तो बकरी नाटक है किसका? ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का बहुत प्रसिद्ध नाटक है बकरी। तो इसके जो तथ्य दिए गए हैं 4, इनमें से देखते हैं कौन सा सही है। पहला है, यह स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो सही है। दूसरा है, इनका कत बिखरा हुआ नहीं है, ये गलत है। इनके गीत साधारण कोटि के हैं, ये भी गलत है, साधारण कोटि के नहीं है। इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही है। पहला और चौथा कथन सही है, इसके अनुसार विकल्प डी सही होगा। बकरी नाटक स्वातंत्र्योत्तर हिंदी व्यंग नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। दोनों कथन बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य हैं। बकरी नाटक जो है ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कृति है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जनवादी नाटककार हैं। इनके नाटक लोक नाट्य शैली से आबद्ध हैं। इनके 3 नाटक
बकरी, इनके 3 नाटक हैं, जिसमें जो बकरी नाटक है ये 1975 में नहीं प्रकाशित हुआ था, ये गलत लिखा हुआ है, 1974 में प्रकाशित हुआ था। ध्यान रखिएगा 1974 ईस्वी में, क्योंकि 75 में तो आपातकाल था और उसके 1 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था ये। तो आपातकाल से 1 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ। इसमें 2 अंक हैं और प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य हैं। इस नाटक की रचना उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली में हुई है और इस नाटक में जनवादी चेतना, राजनीतिक व्यंग, आम आदमी की व्यथा, भ्रष्टाचार और विसंगति का चित्रण है। इसमें जो बकरी है वो आम आदमी का ही प्रतीक दिखाई गई है और बहुत अच्छा नाटक है। ये जनवादी चेतना को उभारता है, राजनीतिक व्यंग भी है और आम आदमी की व्यथा और भ्रष्टाचार और विसंगति का अद्भुत चित्रण इसमें मिलता है। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1974 ईस्वी। और कितने अंक हैं इसमें, तो 2 अंक हैं और प्रत्येक अंक में कितने दृश्य हैं, तो 3-3 दृश्य हैं। ध्यान रखिएगा कुल 6 दृश्य हैं इसमें और 2 अंक हैं। अगला प्रश्न है कि अंधा युग में युयुत्स की चिंता क्या है? अन्याय का प्रतिकार, पांडव पक्ष में चले जाने को लेकर पश्चाताप, मानव भविष्य की रक्षा या शाप मुक्ति। तो विकल्प सी सही होगा, मानव भविष्य की रक्षा। अंधा युग में युयुत्स की चिंता मानव भविष्य की रक्षा है। अंधा युग जो कि 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये नाटक धर्मवीर भारती जी का है। इसमें महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति का चित्रण पाया जाता है और इसके जो पात्र हैं वो महाभारत कालीन है। कृष्ण, अश्वत्थामा, युयुत्स, संजय, गांधारी, कृपाचार्य आदि पात्र महाभारत से ही लिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि अंधा युग के संबंध में कौन से विचार सही हैं? तो इसे पढ़ते हैं। चारों जो विचार दिए गए हैं, पहला है यह महाभारत के 18वें दिन की कथा पर आधारित है। तो क्या अंधा युग 18वें दिन की कथा पर आधारित है? अगर आपको याद हो, जब आपको अंधा युग नाटक के विषय में बताया था, उसके अंकों के विषय में बताया था, तब आपको बताया था कि ये 18वें दिन की जो संध्या, इसे एक बार देख लीजिए। ये अंधा युग नाटक है और इसमें ये देखिए घटना काल जो लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक, अर्थात ये संध्या से शुरू होता है। तो इसमें दिन की कथा नहीं है, तो यह महाभारत के 18वें दिन की कथा पर आधारित है, ये गलत है। आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है, ये सही है। इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप में मौजूद हैं, तो ये भी सही है। अंधा युग आधुनिक त्रासदी को व्यक्त नहीं करता, तो ये गलत है, करता है वो। तो दूसरा और तीसरा जो कथन है, जो बात है, ये बिल्कुल सही है। विकल्प बी सही होगा, 2 और 3। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक है। इस गीत नाटक का प्रकाशन सन 1955 ईस्वी में हुआ था। इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। अंतिम दिन की संध्या से शुरुआत होती है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। इसके प्रमुख जो पात्र हैं वे हैं अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, प्रहरी 1, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युयुत्सु, गूंगा, भिखारी, प्रहरी 2, बलराम, कृष्ण इत्यादि। अगला प्रश्न है, उसमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं। पंक्तियां हैं कि जहां न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ऐसे ही आपहु न सहे, जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी के किस चरित्र से इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है? गुरु द्वारा, फरियादी द्वारा, गोवर्धन दास द्वारा या महंत द्वारा? तो ये जो कथन है, संवाद है, ये महंत और गुरु दोनों का है। ए और डी ये दोनों ही सही है। उपर्युक्त काव्यात्मक संवाद महंत एवं गुरु दोनों का है, जो अंधेर नगरी नाटक से उद्धृत है। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा 1881 ईस्वी में रचित एक प्रहसन है। इसमें राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग किया गया है। अंधेर नगरी नाटक में महंत, गोवर्धन दास, राजा, मंत्री प्रमुख केंद्रीय पात्र हैं और अंधेर नगरी नाटक में कुल 6 अंक हैं,
जिसे दृश्यों के नाम से संबोधित किया गया है। इसमें उसके नाम भी दिए गए हैं। अंधेर नगरी नाटक पे एक अलग से वीडियो भी मैंने बनाया था, वो पड़ा हुआ है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उसमें अंधेर नगरी नाटक के विषय में विस्तार से बताया गया है, उसकी जो भूमिका है और उसको किस तरह से कितने भागों में बांटा गया है, उसकी क्या पृष्ठभूमि रही, कैसे उसे लिखा गया, पूरा विस्तार से समझाया गया है। तो एक बार आप उसे देख लेंगे तो अंधेर नगरी नाटक के विषय में किसी भी तरह का भ्रम आपको नहीं रह जाएगा। सारे जो प्रश्न हैं वो आपके हल हो जाएंगे अंधेर नगरी नाटक से संबंधित। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा के बारे में कौन से विचार सही हैं? इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया की स्तुति से हुआ है, गलत है। या हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है, तो अभी हम देख रहे थे कि हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है और 1880 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। प्रकाशन वर्ष हमें बार बार दोहराते रहना है क्योंकि प्रकाशन वर्ष बहुत पूछे जाते हैं। जैसे अंधा युग कब प्रकाशित हुआ? 1955 ईस्वी, ध्यान रखिएगा। और भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, अंधेर नगरी 1881 ईस्वी। यह विचार प्रधान नाटक है, तो ये भी सही है। इसमें अंग्रेजी राज में भारत के विकास की बात की गई है, तो ये गलत है। दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सही है, इसलिए विकल्प ए सही होगा। भारत दुर्दशा के बारे में सही विचार यह है कि ये हिंदी का पहला राजनीतिक तथा विचार प्रधान नाटक है। इसमें भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा की गई है। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी में रचित भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, जिसमें कुल 6 अंक हैं। प्रथम अंक स्थान भी थी। द्वितीय अंक, इस अंक में दीन भारत बिलक बिलक कर अपनी दुर्दशा का वर्णन करके मूर्छित होता है। तृतीय अंक में, इस अंक में भारत दुर्दैव भारत की दुर्दशा और अपनी सफलता पर प्रसन्न होता है। चतुर्थ अंक में पुनः भारत दुर्दैव, रोग, आलस्य, मदिरा, अहंकार आदि की सहायता से भारत की रही सही दशा को भी नष्ट करने की योजना बनाता है। पंचम अंक, 5वें अंक में 7 सभ्यों की कमेटी भारत दुर्दैव से भारत की रक्षा के उपायों पर विचार करती है। छठे अंक में भारत भाग्य मूर्छित भारत को जगाने का प्रयत्न करता है। नाटक का जो प्रमुख उद्देश्य है वो तत्कालीन भारत की दुर्दशा को दिखाना और दुर्दशा के कारणों को कम कर दुर्दशा करने वालों का यथार्थ चित्र उपस्थित करना है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1880 ईस्वी, अर्थात उस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, पराधीन था। और पराधीनता के कितने कष्ट होते हैं उन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। पराधीन सपने सुख नाही, पंक्ति आपने सुनी होगी। तो पराधीनता के जो अनेक कष्ट हैं उन्हें किस तरह से बहुत सुंदर तरह से भारतेंदु जी ने दिखाया है अपने इस नाटक में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? नाटक है हानूश, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे। अगर आप निरंतर अभ्यास कर रहे हैं ठीक से और सुन रहे हैं ध्यान से क्लास को, तो इनमें से 3 नाटक के प्रकाशन वर्ष तो आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। जैसे आधे अधूरे हम बहुत बार देख चुके हैं, 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी में। लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी में। लहरों के राजहंस और आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, ये सब किसके नाटक हैं? मोहन राकेश जी के नाटक हैं। हानूश 1977 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके अनुसार विकल्प सी सही होगा, 3, 2, 4, 1, क्योंकि सबसे पहले कौन सा आएगा? आषाढ़ का एक दिन, तो तीसरा पहले आएगा, फिर लहरों के राजहंस, फिर आधे अधूरे और फिर हानूश। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, हानूश। लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्वघोष के महाकाव्य सौंदरानंद के आधार पर की। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। और आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये मोहन राकेश जी के नाटक है। वहीं हानूश जो है ये भीष्म साहनी जी का नाटक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, मिलान करना है दोनों का। एक तरफ जो है पात्र दिए गए हैं और एक तरफ नाटकों के नाम दिए गए हैं। तो शकटार जो पात्र है ये चंद्रगुप्त नाटक का है और चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। महाराष्ट्री ये भारत दुर्दशा का पात्र है और इसके लेखक हैं भारतेंदु जी।
धातुसेन स्कंदगुप्त का है, जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। गोवर्धन दास अंधेर नगरी का पात्र है और भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके लेखक हैं। तो इसके अनुसार विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? अब देखिए अनुक्रम दिया गया है, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री व स्कंदगुप्त। तो अजातशत्रु कब प्रकाशित हुआ? 1922 ईस्वी में। ध्रुव स्वामिनी जो है ये 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी का बहुत प्रसिद्ध नाटक है। राज्यश्री 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी में। तो इसके अनुसार विकल्प डी सही होगा। 3, 1, 4, 2। 3 अर्थात सबसे पहले राज्यश्री आएगा 1915 ईस्वी, उसके बाद अजातशत्रु 1922 ईस्वी, उसके बाद आएगा स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी और उसके बाद आएगा ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त व ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद के अन्य नाटक हैं सज्जन, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, विशाख, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, एक घूट व चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। एक तरफ नाटकों के नाम दिए गए हैं और एक तरफ उनके प्रकार दिए गए हैं कि वो किस शैली में लिखे गए हैं, उनकी शैली दी गई है। तो अंधेर नगरी जो प्रहसन है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा लिखा गया है। तो ध्यान रखिएगा अंधेर नगरी क्या है? प्रहसन है। उसकी नाट्य शैली क्या है? प्रहसन। नाट्य शैलियां होती हैं विभिन्न प्रकार की। जब आपने काव्य शास्त्र पढ़ा होगा तब नाटकों के प्रकार पढ़े होंगे, उसके अंतर्गत ही ये सब आते हैं। अंधायुग एक गीत नाट्य है। ध्रुव स्वामिनी समस्या मूलक नाटक है और आगरा बाजार ये लोक नाट्य शैली पर लिखा गया है। अंधायुग धर्मवीर भारती जी का है, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद जी का है और आगरा बाजार हबीब तनवीर जी का नाटक है। अगला प्रश्न जो है कि चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था कि मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूं। तो वर रुचि विकल्प डी सही होगा। अन्य विकल्प है राक्षस, सिंहरण, एनिसाक्रिटीज। इस तरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं जब कोई कथन या बीच से किसी नाटक इत्यादि से कोई कथन उठाया जाता है तो ये पाठ्यक्रम के अनुसार अधिकांशतः पूछे जाते हैं। हमेशा ऐसा नहीं कि जो पाठ्यक्रम में दिए गए हों उसी से पूछा जाए, लेकिन अधिकांश ऐसा होता है कि आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो उपन्यास, नाटक या कहानी इत्यादि पाठ्यक्रम में लगे होते हैं उन्हीं से बीच से कुछ पंक्तियां उठा करके पूछ देते हैं कि ये किसके द्वारा कही गई है या कहाँ पर कही गई है या किससे कही गई है। तो जो भी नाटक, उपन्यास इत्यादि आपके पाठ्यक्रम में हो उनका मूल पाठ आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। बार बार कहती हूँ कि जब आप एक बार मूल पाठ पढ़ लेंगे तो आपको देखते ही अंदाजा हो जाएगा कि ये कहाँ पर कही गई थी, किसने कही है, अगर आपने मूल पाठ ध्यान से पढ़ा है तो। चंद्रगुप्त नाटक में वर रुचि की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था कि मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं सिंहरण, आंभिक, पर्वतेश्वर, राक्षस, मालविका, अलका, कार्नेलिया, सुवासिनी, एनिसाक्रिटीज और सेल्यूकस आदि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं कौन सी हैं? 4 रचनाएं दी गई हैं। पहली है प्रहलाद चरित, रणधीर और प्रेम मोहिनी, नियम, निर्मोक, निर्घोष, कीर्ति केतु। तो इसके अनुसार विकल्प ए सही होगा, ए और 2 अर्थात प्रहलाद चरित और रणधीर प्रेम मोहिनी ये लाला श्रीनिवास दास जी के नाटक हैं। लाला श्रीनिवास दास हिंदी के उपन्यासकार तथा नाटककार थे। 1882 ईस्वी में प्रकाशित उनके उपन्यास परीक्षा गुरु को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास कहा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि आप इनको कह सकते हैं लाला श्रीनिवास दास की। इनका जो परीक्षा गुरु है शुक्ल जी ने इसे अंग्रेजी ढंग का पहला उपन्यास माना है। बहुत बार प्रश्न भी आता है कि पहला उपन्यास कौन सा है, तो परीक्षा गुरु को पहला उपन्यास माना जाता है क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है। अगला प्रश्न है भारत दूरदर्शा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है?
भारत को जगाता है, भारत के हतभाग्य पर क्रोधित होता है, घायल भारत को छोड़कर चला जाता है, या भारत के सीने में कटार से आघात करता है। तो वो भारत को जगाता है, विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य भारत को जगाता है। भारत दुर्दशा नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इस नाटक में कुल 6 अंक हैं। 6वें अंक में भारत भाग्य नामक केवल एक पात्र का संवाद और कार्य व्यापार चित्रित है। भारत भाग्य का लंबा गीतात्मक संवाद भारत के गौरव में अतीत और दुखद वर्तमान दोनों को समेटता है। भारत भाग्य का आत्मधिक्कार कारुणिक है। अंततः वह छाती में चाकू भोंककर आत्महत्या कर लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा आदमी किसके द्वारा लिखित एकांकी है? तो सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा जी का एकांकी है, विकल्प डी सही होगा। अन्य विकल्प है उपेंद्र नाथ अश्क, सेठ गोविंद दास व राम कुमार वर्मा। सबसे बड़ा आदमी एकांकी भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित है। मैं और केवल मैं तथा 2 कलाकार इनकी अन्य एकांकियां हैं। उपेंद्र नाथ अश्क कृत महत्वपूर्ण एकांकियां निम्न हैं: जोक, आपस का समझौता, अंधी गली, लक्ष्मी का स्वागत, खिड़की आदि। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के रेशमी टाई एकांकी संग्रह से एकांकी के 4th चरण का सूत्रपात हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि करबला नाटक किसके द्वारा लिखा गया? लाला भगवान दीन द्वारा, मिश्र बंधु द्वारा, अमृतलाल चतुर्वेदी द्वारा या प्रेमचंद जी द्वारा? तो करबला नाटक है मुंशी प्रेमचंद जी का, विकल्प डी सही होगा। करबला 1928 ईस्वी में प्रकाशित मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित ऐतिहासिक नाटक है। संग्राम 1922 ईस्वी में प्रेमचंद जी का सामाजिक विघटन प्रधान नाटक है। मिश्र बंधु द्वारा समसामयिक उपादानों पर लिखा गया नाटक नेत्रोन्मीलन है। ये नेत्रोन्मीलन नाटक बहुत बार पूछा जाता है किसका है, तो ध्यान रखिएगा नेत्रोन्मीलन जो नाटक है ये मिश्र बंधु जी का है और ये समसामयिक उपादानों पर लिखा गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है? हत्या के बाद, डॉक्टर, अंधी गली या नव प्रभात? तो विकल्प बी सही होगा, अंधी गली। अंधी गली विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है, बल्कि ये उपेंद्र नाथ अश्क के एकांकी है। विष्णु प्रभाकर के जो नाटक हैं वे हैं हत्या के बाद, डॉक्टर, अब और नहीं, श्वेत कमल, युगे युगे क्रांति, सत्ता के आर पार और टूटते परिवेश। अगला प्रश्न है औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी के लेखक कौन है? राधाचरण गोस्वामी, मुक्तिबोध, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध या राम कुमार वर्मा? तो औरंगजेब की आखिरी रात जो एकांकी है इसे लिखा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। औरंगजेब की आखिरी रात हिंदी एकांकी के जनक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की है। इनके जो एकांकी संग्रह हैं वे है पृथ्वीराज की आंखें, चारुमित्रा, सप्तकिरण, रजत रश्मि, दीपदान, रेशमी टाई, विभूति, रूप रंग, ऋतुराज, इंद्रधनुष इत्यादि। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा किशोरी लाल गोस्वामी जी का नाटक है? चंद्रावली, प्रेम जोगनी, मयंक मंजरी या तप्ता संवरण? तो विकल्प सी सही होगा, मयंक मंजरी। मयंक मंजरी किशोरी लाल गोस्वामी जी का नाटक है। इनके अन्य नाटकों में प्रणयनी परिणय और चौपट चपेट हैं, जबकि चंद्रावली और प्रेम जोगनी भारतेंदु हरिश्चंद्र का तथा तप्ता संवरण लाला श्रीनिवास दास जी का नाटक है। प्रेम जोगनी नाटक का पूर्व नाम काशी के छायाचित्र या 2 भले बुरे फोटोग्राफ था, जो इसी नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में प्रथम बार प्रकाशित हुआ था। ये ध्यान रखिएगा कि प्रेम जोगनी नाटक का पूर्व में क्या नाम था, ये पूछा जाता है। तो काशी के छायाचित्र या 2 भले बुरे फोटोग्राफ, और इसी नाम से ये उनकी पत्रिका हरिश्चंद्र चंद्रिका में पहली बार प्रकाशित भी हुआ था। काशी के छायाचित्र या 2 भले बुरे फोटोग्राफ नाम से ही। अगला है दुखनी बाला नाटक की रचना किसने की थी? बाल मुकुंद जी ने, श्याम सुंदर दास जी ने, राधा कृष्ण दास जी ने, लाला श्रीनिवास दास जी ने? तो विकल्प बी सही होगा, राधा कृष्ण दास। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो दुखनी बाला थी बहुत दुख में थी तो वो राधा कृष्ण के पास गई। दुखनी बाला किसके पास गई? राधा कृष्ण के पास। इसी तरह से हमने अभी देखा था सराय के अंदर, ये किसकी रचना है? विनोद रस्तोगी जी की। सराय के अंदर कौन था? विनोद रस्तोगी। इस तरह से एक एक रचना भी अगर आप याद करते चलेंगे साथ में तो बहुत सारी रचनाएं आपको कब याद हो जाएंगी पता ही नहीं लगेगा। दुखनी बाला 1880 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इस नाटक की रचना राधा कृष्ण दास जी ने की थी। पहले इसका नाम विधवा विवाह नाटक था, जिसमें श्यामा भ्रूण हत्या करती है, परंतु दुखनी बाला में सरला विषपान द्वारा आत्महत्या कर लेती है।
इनके जो अन्य नाटक हैं वे पद्मावती और महाराणा प्रताप। इनके उपन्यास निस्सहाय हिंदू में हिंदुओं की निस्सहायता और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का चित्रण है। भारतेंदु विरचित अपूर्ण हिंदी नाटक सती प्रताप को राधा कृष्ण दास जी ने ही पूर्ण किया था। निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी द्वारा लिखित नहीं है? नील देवी, अंधेर नगरी, भारत सौभाग्य, भारत दुर्दशा। तो भारत सौभाग्य जो है ये भारतेंदु जी द्वारा लिखा नहीं है, ये बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन द्वारा लिखित नाटक है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भारत का सौभाग्य है, यहाँ पर प्रेम के घन बहुत सारे हैं, घन अर्थात बादल, तो प्रेम के घन सर्वाधिक है, इसलिए भारत का ये सौभाग्य है। इसको आप इस तरह से जोड़ करके याद रख सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। शेष अन्य नाटक भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और नील देवी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के मौलिक नाटक हैं। आपको पिछली क्लास में बताया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के कुछ मौलिक नाटक हैं और कुछ अनुदित नाटक हैं, तो कौन से मौलिक हैं कौन से अनुदित हैं ये भी याद रखना है। एक बार फिर से भारत दुर्दशा का प्रकाशन वर्ष देख लीजिए, 1880 ईस्वी, अंधेर नगरी 1881 ईस्वी, नील देवी भी 1881 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। धर्मवीर भारती का अंधा युग कब प्रकाशित हुआ? 1955 ईस्वी में। मोहन राकेश जी का आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और आधे अधूरे 1969 ईस्वी में। तो जितना भी हम पढ़ते जा रहे हैं उसे बिल्कुल अपने मस्तिष्क में रखिए और बार बार दोहराइए, जितने बार आप उसे दोहरा सकते हैं। तो जैसे ही नाटकों के नाम आते हैं तुरंत आपको उनका प्रकाशन वर्ष एक बार मस्तिष्क में दोहरा लेना है। अगला प्रश्न है, विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी में क्या है? नाम से ही देखिए बिल्कुल स्पष्ट लग रहा है कि कोई व्यंग है, शीर्षक से ही पता लग जाता है। तो ये क्या है? ये व्यंग है, रसोई घर में प्रजातंत्र। विकल्प बी सही होगा। अन्य विकल्प है निराशा, उद्बोधन, क्षोभ। रसोई घर में प्रजातंत्र विष्णु प्रभाकर की व्यंग प्रधान एकांकी है। विष्णु प्रभाकर ने बंगला साहित्यकार शरद चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा नाम से लिखी, जो उनकी ख्याति का प्रमुख आधार है। विष्णु प्रभाकर जी का आवारा मसीहा बहुत प्रसिद्ध हुआ था। एक तरह से आप कह सकते हैं जीवनी के क्षेत्र में क्रांति सी ला दी थी उन्होंने अपनी इस जीवनी के माध्यम से। इनकी अन्य प्रमुख एकांकी है प्रकाश और परछाई, क्या वह दोषी था, 10 बजे रात, इंसान, ये रेखाएं, ये दायरे। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? प्रबोध चंद्रोदय को, शकुंतला को, देव माया प्रपंच को या आनंद रघुनंदन को? तो विकल्प डी सही होगा, आनंद रघुनंदन। हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आलोचक डॉक्टर बच्चन सिंह आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक मानते हैं, या महाराज विश्वनाथ सिंह का ब्रज भाषा में रचित नाटक है? प्रबोध चंद्रोदय कृष्ण कवि का संस्कृत नाटक है, जबकि शकुंतला नेवाज का नाटक है। अगला प्रश्न है, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाटककारों का सही क्रम बताइए। अभी आपसे चर्चा कर रहे थे इस विषय में कि हमें जन्म वर्ष भी याद रखना है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इस तरह से। ये देखिए DSSB TGT में पूछा गया है। तो भुवनेश्वर 1910 ईस्वी, मोहन राकेश 1925 ईस्वी, सुरेंद्र वर्मा 1941 ईस्वी, मीराकांत 1958 ईस्वी। जन्म स्थान भुवनेश्वर जी का है शाहजहांपुर, मोहन राकेश अमृतसर, सुरेंद्र वर्मा झांसी और मीराकांत श्रीनगर। तो इसके अनुसार विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह किस रचनाकार का है? महादेवी वर्मा जी का, श्रीधर पाठक का, जयशंकर प्रसाद का या ममता कालिया का? तो विकल्प डी सही होगा, ममता कालिया। यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह ममता कालिया जी का है। ममता कालिया द्वारा रचित 2 महत्वपूर्ण नाटक संग्रह हैं, एक यहाँ रहना मना है और आप न बदलेंगे। ममता कालिया कहानी, नाटक, उपन्यास, कविता, निबंध और पत्रकारिता साहित्य के लगभग सभी विधाओं में पारंगत हैं। वर्ष 1917 में ममता कालिया को इनके उपन्यास दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। रामनरेश त्रिपाठी कृत नाटक कन्या का तपोवन, पैसा परमेश्वर, वफाती चाचा और जयंत आदि हैं। वहीं वृंदावन लाल वर्मा के प्रमुख नाटक हैं राखी की लाज, फूलों की होली, फूलों की बोली, जहांदार शाह, कश्मीर का कांटा आदि।
अगला प्रश्न है कि निम्न नाटककारों व उनके द्वारा रचित नाटक में से कौन सा विकल्प गलत है? बालकृष्ण भट्ट का नल दमयंती स्वयंवर सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का मुद्रा राक्षस, प्रताप नारायण मिश्र मीराबाई और राधा कृष्णदास दुखनी बाला। तो बाकी सब सही है, विकल्प सी जो है ये गलत है। दुखनी बाला राधा कृष्ण दास जी का है, दुखनी बाला राधा कृष्ण दास जी का नाटक है। ये अभी हमने देखा था कि दुखनी बाला किसके पास गई? राधा कृष्ण जी के पास, इस तरह से याद किया था। मीराबाई नाम का कोई नाटक प्रताप नारायण मिश्र जी का नहीं है, ये गलत है। मुद्रा राक्षस भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है और नल दमयंती बालकृष्ण भट्ट जी का नाटक है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदुकृत नहीं है? अंधेर नगरी, हठी हमीर, चंद्रावली या सती प्रताप। तो विकल्प बी सही होगा, हठी हमीर भारतेंदुकृत नहीं है। हठी हमीर प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है। इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं गो संकट, जुआरी कुंवारी, संगीत शाकुंतल, जबकि अंधेर नगरी, चंद्रावली, सती प्रताप, भारत दुर्दशा आदि भारतेंदु जी के नाटक हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नाटक और नाटककारों को सुमेलित कीजिए। अभंग गाथा, ताले में बंद प्रजातंत्र, वायरस, इन्ना की आवाज, ये नाटक है। और विभू प्रभाकर, असगर वजाहत, नरेंद्र मोहन और राजेश जैन। तो इनको सुमेलित करना है, कौन सा नाटक किसका है, इस तरह से। तो अभंग गाथा जो है ये नरेंद्र मोहन जी का है। ताले में बंद प्रजातंत्र विभू कुमार का है। वायरस राजेश जैन जी का है और इन्ना की आवाज असगर वजाहत का है। तो विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। ये बहुत पूछा जाता है, ये वाला नाटक वायरस किसका है? तो राजेश जैन का, ध्यान रखिएगा। वायरस नाटक किसका है? राजेश जैन जी का। तो आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। इसके आगे के प्रश्नों का अभ्यास हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।